हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी पैरामेडिकल स्टडी चैनल। तो चलिए हम आज जानते हैं फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए थे। ठीक, तो इसके पांचवा क्वेश्चन है ये, जो लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर का पूछा गया था। तो पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड यूजेज। ठीक, तो इसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। प्रोटॉन पंप क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है और इस यूजेज क्या है, इसके कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। ठीक, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कैसे होता है। ठीक, और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में जानेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो इससे पहले जो वीडियो पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं आज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में। सबसे पहले हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में जानेंगे, उससे पहले प्रोटॉन पंप के बारे में जान लेते हैं। प्रोटॉन पंप क्या होता है? प्रोटॉन पंप क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंजाइम होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंजाइम होता है जो आपके जीआईटी सेल में पाया जाता है। जीआईटी सेल होता है, उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन पंप पाया जाता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप बोला जाता है जिसको, ठीक, या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच बोला जाता है या प्रोटॉन पंप बोला जाता है। ठीक है, ये सारे होते हैं, इसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप। तो एक तरह क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंजाइम होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंजाइम होता है जो H+ को क्या करता है, रिलीज करवाता है। H+ रिलीज करवाता है तो इससे क्या होता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। जैसे H+ और Cl में, जैसे H+ और Cl मिलके क्या, Cl- मिलके बाद HCl बनाता है। HCl फंडस के कहाँ से होता है, ये स्टोमक के फंडस में होता है, रिलीज होता है। स्टोमक के फंडस से रिलीज होता है, फंडस से रिलीज होता है और फूड को क्या कहता है, पचित करता है। तो ये क्या कहता है, एसिडिक इन्वायरमेंट देता है आपके स्टोमक में। तो वही क्या कहता है, तो लिखा उसके बाद अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, दिस ड्रग आर द वर्स्ट द इफिकेंशियस इनहिबिटर ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ये क्या करता है, इनहिबिटर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इनहिबिट कर देता होगा। ये क्या करता है, इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने वाले को ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है। यानी ये क्या कहता है, गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेट करता है उसको क्या कहता है, इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के इनहिबिट करने वाले को क्या कहते हैं, पीपीआई। मैं ये शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पीपीआईएस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोला जाता है। तो इसके ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ठीक, तो ये देख रहे हैं यहाँ ड्रग्स, कॉमन ड्रग्स लिखा हुआ। ठीक, कॉमन ड्रग्स में आता है ओमीपराजोल, लेंसोपराजोल और पेंटोपराजोल, रेविपराजोल। आपको ओमीपराजोल जो है, तो ये जो होता है आपका फर्स्ट फाउंडेड ड्रग होता है। फर्स्ट फाउंडेड ड्रग, पहला बनाया गया ये ड्रग्स है। ठीक, इसके लेकिन साइड इफेक्ट ज़्यादा थे। फर्स्ट फाउंडेड ड्रग थे लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, इसलिए ये ज़्यादा आजकल यूज नहीं किया जाता। ठीक, आजकल जो कॉमनली यूज होता है पेंटापराजोल और रेविपराजोल होता है। पेंटापराजोल का ब्रांड नेम होता है क्या, पेन 40 के नाम से आ जाता है। मार्केट में मिलता है पेन 40 के नाम से, आप सुने, पेन 40 के नाम से आता है मार्केट में, मार्केट ब्रांड है। ठीक, पेन 40। तो आजकल कॉमनली यूज किया जाता है ये दोनों टेबलेट, पेंटापराजोल और रेविपराजोल। ये दोनों में से ही कॉमनली ज़्यादातर यूज होता है पेंटापराजोल। पेन 40 देखें, ज़्यादा मार्केट गैस वाला कोई भी गैस्ट्रिक एसिड वाला कोई भी रीजन आता है उसमें पेन 40 लिखा जाता है टेबलेट ज़्यादातर। ठीक, तो क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी कम है। ठीक, अब इसके यूजेज के बारे में जानते हैं। ठीक, यूजेज कौन कौन चीज़ में यूज किया जाता है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का कौन कौन चीज़ में यूज किया जाता है, मतलब इसके ड्रग्स कौन कौन चीज़ में यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर, तो सबसे पहले आता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जीआईटी जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर या डीपर टिश्यू में इंजुरी हो जाता है, उसी को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। ठीक, तो पेप्टिक अल्सर क्या हुआ, जीआईटी ट्रैक के म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज या डीपर टिश्यू में इंजरी हो जाता है, उसी को बोलता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ज़्यादातर कौन कोज करते हैं, बैक्टीरिया, खास करके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक, ये एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कोज करता है। ठीक, तो इसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। और इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम जब इंजुरी हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, यानी जीआईटी ट्रैक में पेप्टिक अल्सर होगा, इंजुरी होगा, तो वहाँ से ब्लड शुरू होगा और ब्लड निकलेगा तो उसको क्या होता है, यदि उस एसिडिक मीडियम रहेगा तो वहाँ पे घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमको,
गैस्ट्रिक एसिड को क्या कहता है, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिट करने के लिए क्या दिया जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, पीपीआई दिया जाता है। ठीक, और 3 तरह से ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो आपको पीपीआई दिया जाता है, दूसरा होता है एस टू ब्लॉकर। दूसरा क्या होता है, एस टू ब्लॉकर। एस टू ब्लॉकर सुनिए, एस टू ब्लॉकर में एस टू ब्लॉकर दिया जाता है। ठीक, एस टू ब्लॉकर में कौन कौन सा आता है, 2 टेबलेट आते हैं, आपका नाम है, मार्केट में ज़्यादातर मिलते हैं, रेनिटिडीन नाम से आ जाता है। इसे बोल जाता है एसी लॉक बोला जाता है, खूब फेमस है मार्केट में, मार्केट ब्रांड एसी लॉक, रेनिटिडीन। और दूसरा इसका टेबलेट है फेमोटिडीन। ठीक, फेमोटिडीन, दूसरा टेबलेट फेमोटिडीन। रेनिटिडीन ज़्यादा मार्केट फेमस में ब्रांड है एसी लॉक इसको बोला जाता है एसी लॉक। तो आप सुनेंगे एस टू ब्लॉक, ये क्या करता है, एस टू ब्लॉक कर देता है। एस टू ब्लॉक कर देता है, एसिड सिक्रेशन बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा पेप्सी अल्सर में। दूसरा आता है कि दूसरा जिस बैक्टीरिया के कारण कोज होता है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने वाले थे, तो इसको ही किल कर दिया जाए, तो वैसे पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा यदि इसके वजह से हुआ हो तो। ठीक, तो 3 तरह से ठीक होता है। ठीक, एक है पीपीआई, दूसरा है एस टू ब्लॉकर, और तीसरा है इसको किल करने वाला, बैक्टीरिया को किल करने वाला दवाई। ठीक, उसके थ्रू। तो आपका ये 3 तरह से हो गया पेप्टिक अल्सर। तो सबसे आज अभी पढ़ रहे हैं हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, तो इसमें प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कॉमनली यूज होता है पेप्टिक अल्सर में। ठीक, दूसरा है सेवरल GERD, मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है, देखिए, ये जो स्टोमक है आपका, ये स्टोमक होता है। ठीक, ये स्टोमक आपका, ये पाइलोरी कैन। ठीक, ये आपका इसोफेगस की यहाँ पे जो होता है स्फिंक्टर लगा रहता है। ठीक, इसको बोलता है कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक, तो यहाँ जो होता है इसोफेगल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ये क्या करता है, फूड को रिवर्स जाने से रोकता है। यदि आपको गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो गया तो इसमें क्या होता है, स्फिंक्टर धीरे डैमेज हो जाएगा, और डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, फूड जो इसमें आता है तो ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स बाहर निकल जाता है। ठीक, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से डैमेज हो जाएगा स्फिंक्टर, तो ठीक, और ब्लड का शुरू होता है। तो इसको ठीक करने में क्या कौन चीज दिया जाता है, सबसे पहले आपको एसिड ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक, गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेशन को ब्लॉक करना पड़ता है, तो इसलिए प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दिया जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया GERD क्या होता है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले एस टू ब्लॉकर दिया जाता है। एस टू ब्लॉकर यदि काम नहीं कर रहा है दैट डू नॉट रिस्पॉन्स टू द एस टू ब्लॉकर, यदि कोई काम नहीं कर रहा है, यानी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है उसका, तो तब हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दिया जाता है। ठीक, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दिया जाता है। तीसरा आपको बता ही दिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक ट्रीटमेंट रेजिनेस में। हेलिकोबैक्टर द्वारा जो कोई मतलब बीमारी हो जाए, मतलब इंजरी हो जाता है, ये बैक्टीरिया, एक तरह का बैक्टीरिया कोई इंजरी कर देता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट में ज़्यादातर प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दिया जाता है। ठीक, तो आपका ये रहा। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैं आपको समझाते पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए इसका ये क्या करता है, स्टोमक के जो पैराइटल सेल होता है, पैराइटल सेल जो होता है, पैराइटल सेल क्या करता है, रिलीज करता है H+ आयन को। फंडस सेल क्या करता है, रिलीज करता है H+ आयन को। ठीक, तब HCl से अभिक्रिया करके HCl बन जाएगा, एसिड बनाता है। ठीक, तो उसी तरह H+ आयन को रिलीज करता है, तो हेल्प ऑफ इंजाइम, जिस हेल्प ऑफ इंजाइम के थ्रू, तो वही इंजाइम को बोलता है प्रोटॉन पंप। ठीक, तो वो बोलता प्रोटॉन पंप या H+, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस ATPase बोला जाता है। उसी के थ्रू क्या करता है, H+ आयन को रिलीज करता है। ठीक, अब वो जब उस आयन को रिलीज करता है, जो ये क्या यहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, प्लाज्मा में तो ये क्या करता है, H+ आयन को रिलीज करता है। ठीक, तो पीपी देने के बाद क्या करता है, पीपी एक्यूमुलेट इन द पैराइटल सेल, तो पीपी देने के बाद स्टोमक के पैराइटल सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, एक्यूमुलेट हो जाता है, और क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, और एक्यूमुलेट हो जाता है, और ATPase को
इनहिबिट करता है। इरिवर्सिबल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है जो H+ आयन रिलीज हुए होंगे वो अब काम नहीं करता है। ठीक, जो H+ पहले से रिलीज हुआ होगा वो काम नहीं करता है। ठीक, नए जब तक कि नया न बन जाए, तो when of the irreversible inhibit H+ और K+ ATPase then the by gastric secretion। मतलब जो भी पहले रिलीज होता है उसको क्या करता है, मतलब वो काम नहीं करता है, मतलब इनहिबिट कर देता है, ये इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देता है H+ K+ ATPase को। ठीक, तो जब तक नए न बन जाए तब तक क्या कर दो, तब तक ये मतलब जो आपके यहाँ उसको इनहिबिट करके रखता है प्रोटॉन पंप को। ठीक, इसको इनहिबिट करके रखता है, तब नया बनेगा तभी एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो नया बनने ही नहीं देता, इसको रोक के रखता है। तो उसके बाद बोलता है पीपी लेने के बाद स्टोमक में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट हो जाता है। देखिए गेट PPI गेट द एक्टिवेटेड इन द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमक सल्फेनोमाइड विच द बाइंडेड विद द H+ K+ ATPase देन बाइंडिंग एंड द इरिवर्सिबल। मतलब PPA देने के बाद स्टोमक में एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ के एसिडिक इन्वायरमेंट में H+ और K+ के साथ क्या होता है, बाइंडेड हो जाता है। H+ K+ यानी प्रोटॉन पंप के साथ बाइंडेड हो जाता है। ठीक, बाइंडेड होके क्या करता है, बाइंडेड होने के बाद H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करना बंद कर देता है। H+ रिलीज होगा ही नहीं तो एसिड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक, तो एसिड फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसको रोक के ऐसे ही ये काम करता है। तो रोक देगा तो क्या हो जाएगा, आपका एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा। एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आपका इसका देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स इसका देते हैं। गिवन, देखो इसको कैसे अब्जॉर्ब होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इसका अब्जॉर्ब कैसे होता है, कैसे ही काम करता है, मतलब अंदर में जाकर कैसे इसका कहाँ मेटाबॉलिज्म होता है, कहाँ कैसे अब्जॉर्ब होता है, ये सारे फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो फार्माकोडायनेमिक्स में आ गया आपका मेटाबॉलिज्म, फार्माकोडायनेमिक्स में आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो अभी बताएं। ठीक, तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए कहता है गिवन एज द एंटेरिक कोएटेड ग्रेन्यूल्स, मतलब ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है और एंटेरिक कोएटेड होता है। एंटेरिक कोएटेड होता है क्यों, एंटेरिक कोएटेड होने का मतलब यहाँ पर है कि नमक में एसिडिक मीडियम होता है, उसमें क्या होता है, डिग्रेड ना हो जाए, इसके लिए क्या कहते हैं, एंट्री कोटेड किया जाता है। इसको कोटेड फॉर्म किया जाता है, कवर फॉर्म लगा दिया जाता है ताकि ये डिग्रेड ना हो जाए। उसके बाद रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है, ये रैपिडली अब्जॉर्ब होता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में हो जाता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका लीवर में होता है। ठीक, ये समझा आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब इसका एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं, साइड इफेक्ट क्या होता है। ठीक, इसमें पहला है प्रीमिटेड द बैक्टीरियल overgrowth in the stomach due to the prolonged acidic suppressive effect। मतलब बोला जाता है कोई भी मतलब एसिड सिक्रेशन या इनहिबिटर देते हैं, कोई भी एसिड सिक्रेशन या इनहिबिटर देते हैं एग्जांपल में H2 ब्लॉकर हो गया या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया। ठीक, जिसके वजह से काफी लंबे समय तक गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिट रहेगा। गैस्ट्रिक एसिड यदि हम ये दे रहे हैं तो उसके कारण से गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिट रहेगा स्टमक। यदि गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिट रहेगा तो बैक्टीरिया का क्या होगा, स्टमक ओवर ग्रोथ हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हो जाएगा, तो उसके कारण और कोई भी डिजीज हो सकता है। ठीक, तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट में आ गया। ठीक, उसके बाद हेडेक आता है, इसमें डिजनेसिया आता है, ये सब कॉमनली होता है। डायरिया आ सकता है, एब्डोमिनल पेन होगा, यदि अल्सर हो गया तो एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लड अल्सर होगा तो पेन होगा। ठीक, उसका नौसिया चक्कर आएगा। ठीक, उसके बाद एंथ्रालजी मतलब ज्वाइंट पेन होगा और रेसेस होगा। ये सारे चीज इसके साइड इफेक्ट आ गया। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो अभी देखें, उसमें एक डायग्राम था, उसको हम समझा देते हैं। डायग्राम देखिए, आप पढ़े अभी जो देखें पेप्टिक सेल पढ़े थे, पेप्टिक सेल जीआईटी में ट्रैक में पेप्टिक सेल होता है। ठीक, पेप्टिक सेल ये है, पेप्टिक सेल रेड कलर का, ये पेप्टिक सेल बनाता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटॉन पंप आपके साइड में डायग्राम होगा सर, देख सकते हैं साइड में। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर
देखिए यहाँ प्रोटॉन पंप लगा है, ये क्या था पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इमिटर। इसको ब्लड के थ्रू इसमें आएगा, प्रोटॉन पंप पेप्टिक सेल में जाएगा, पेप्टिक सेल से क्या करता है, सल्फोनामाइड को रिलीज, सल्फोनामाइड इसको निगेटिव फेंक देगा, प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देगा। अब प्रोटॉन पंप यदि ब्लॉक होगा तो H+ आयन रिलीज नहीं होगा तो एसिड खत्म, एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये होता है कैनालिकुली में, और एसिडिक पीएच होता है, कैनालिकुली सेल होते हैं, इसका एसिडिक पीएच होता है कैनालिकुली। तो ये आपका ना इसी तरह से मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया पीपीआई के बारे में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, यहाँ दिक्कत है, फिर से हम बताने का कष्ट करेंगे। थैंक यू, बाय।